दोस्तों नमस्कार। केजरीवाल साहब ने छठा समन भी खारिज कर दिया। मैं खारिज शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनको लगता है कि वो डिसाइड करेंगे कि समन लीगल है या इल्लीगल है। खुद न्यायाधीश की भूमिका निभाने में आजकल केजरीवाल साहब बहुत माहिर हो गए, लेकिन उनको शायद दो चीजों को पढ़ना जरूरी था। पहला, कानून क्या बोलता है, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की व्याख्या क्या की। मैं इस पे पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं कि केजरीवाल साहब को इवन लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने भी अपराधी माना है, लेकिन उन्होंने इस बार विधानसभा के सत्र को, जो खुद उन्होंने बुलाया, बगैर मुख्यमंत्री की परमिशन से विधानसभा का सत्र नहीं आता है। और उनको ये कोर्ट में जाके कहना कि अचानक विधानसभा का सत्र आ गया और कॉन्फिडेंस वोट आ गया, ये अपने आप में एक मजाक है। क्योंकि जो जिस तरह से दिल्ली का जो कानून है, जो जिसको हम ये बोलते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, उसमें बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट और परमिशन से आप विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते। तो अगर केजरीवाल ये बोलते हैं कि अचानक आ गया, तो वो कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं इलॉजिकल जस्टिफिकेशन देके। खैर, उस मुद्दे पे हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आज सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल साहब इस तरह के समन को खारिज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था, विजय मदन लाल चौधरी का केस। उसमें कुछ मुख्य बातों को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था, जो मैं आज आपके सामने रखने वाला। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, जो बार बार केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि इलीगल समन है, मुझे बताया नहीं गया है, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था कि क्या ईडी को डिटेल्स बताना जरूरी है एक्यूज्ड को या प्रपोज्ड एक्यूज्ड को। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा था कि जो सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 में जो समन इशू किया जाता है, वो कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो इंक्वायरी है। और इंक्वायरी के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज किसी को भी बुला सकती हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या आम आदमी या देश का कोई और नागरिक हो। कहने का मतलब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बात को कह दिया है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंक्वायरी है, इसीलिए आपने देखा होगा कि केजरीवाल साहब के खिलाफ ईडी ने एफआईआर फाइल नहीं करी है। इसको बोला जाता है ECIR, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और एनफोर्समेंट केस कहां आता है? जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा कहां से आया? ये तब आया जब मनीष सिसोदिया की बेल पे सुनवाई हो रही थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टी को गया है तो आप उसकी तहकीकात करिए, और पॉलिटिकल पार्टी को आपने क्यों नहीं इसमें पार्टी बनाया। अब सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर पैसा गया है तो वो किसकी हिदायत पे गया होगा? निश्चित रूप से जो पार्टी के कर्ता धर्ता है, उन्हीं की नजर से। अब पार्टी के कर्ता धर्ता है केजरीवाल साहब, क्योंकि वो कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के। उनकी कंसेंट के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर कोई भी फंड मूवमेंट नहीं होता है। इसी जानकारी के लिए ईडी ने उनको बुलाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आगे तफ्तीश करके जवाब दीजिए। अब केजरीवाल साहब का नहीं जाना, कोऑपरेट नहीं करना ईडी के साथ, ये साफ साफ बताता है कि वो न्याय प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, और उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसका जवाब पहले ही सुप्रीम कोर्ट अपने एक और केस में दे चुका है। इसका मतलब यह है कि अब केजरीवाल साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में जाके भी रिलीफ मांगने का ऑप्शन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बात साफ आती है कि क्या आप ये डॉक्यूमेंट देंगे, कारण बताएंगे कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्यों बुलाया गया है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लैरिटी इशू करी है कि जो ECIR है, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके तहकीकात के लिए केजरीवाल को बुलाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इट इज नॉट लाइक FIR। ये आपके खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं है, ये एक इंटरनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, और एजेंसीज को ये दूसरों के साथ शेयर करना कोई जरूरी नहीं। तो केजरीवाल साहब का ये आर्ग्यूमेंट कि ये हमें बताया नहीं जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है,
तो पहला काम तो बहुत क्लियर है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपको जाना चाहिए, कानून ये एक्सपेक्ट करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्सरसाइज है, इसीलिए इस इंक्वायरी में आपको शामिल होना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो बार बार केजरीवाल साहब उठाते रहे कि कारण नहीं बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यह कह के क्लैरिफाई किया कि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है। तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। इसीलिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो एफआईआर पे लागू होता है, वो ईसीआईआर यानी कि पीएमएलए एक्ट पे जो डॉक्यूमेंट है उस पे लागू नहीं होता है। इसीलिए एफआईआर की कॉपी दी जाती है लेकिन ईसीआईआर की कॉपी नहीं दी जाती। ये डिफरेंशिएशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बता दिया है। इसीलिए सप्लाइंग ऑफ ECIR इज नॉट मैंडेटरी टू द प्रपोज्ड एक्यूज्ड और पर्सन जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए बुलाया गया। डिस्क्लोजर ऑफ ग्रुप्स ऑफ अरेस्ट इज सफिशिएंट। अब इस बात की भी बहुत क्लियर कहा गया है कि अगर आपको ये बताया गया है कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको किस आधार पर अरेस्ट कर रहे हैं, ये बताना सफिशिएंट है। बाकी डिटेल अदालत में होगा, जो स्पेशल कोर्ट है पीएमएलए के वहां होगा, लेकिन आपको इस समय कोऑपरेट करना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर करी है वो ये करी है कि ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है, अगर आपको बुला के इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो आपको कोऑपरेट करना है। एफआईआर में दोस्तों एक प्रावधान है जो भारत के संविधान में दिया गया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। भारत का संविधान, केजरीवाल को अगला डर किस बात का है आप कुछ समझिए। उसके पीछे जो डर सता रहा है केजरीवाल को, वो ये सता रहा है कि अगर ये एफआईआर होती, आपको याद होगा बीच बीच में केजरीवाल ने बोला था कि मेरे पे ईडी का केस क्यों है, अगर करप्शन है तो सीबीआई का केस होना चाहिए, अगर सीबीआई का केस होता तो एफआईआर फाइल होती। लेकिन यहाँ पे अभी केजरीवाल पे करप्शन का केस फाइल नहीं किया गया है, उन पे फाइल किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही। और प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस जो आर्टिकल 20 है भारत के संविधान का, उसका पॉइंट 3 बोलता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर आप एक्यूज्ड हैं, आप अपने खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आपके खिलाफ एज ए गवाही इस्तेमाल नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन दी है कि ये जो कवर है आपको, ये जो प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, ये तब मिलता है जब आपको एक्यूज्ड बनाया गया हो, आपके खिलाफ एफआईआर हो। लेकिन यहां इंफॉर्मेशन सीकिंग कार्रवाई हो रही है। जो पीएमएलए का कानून है, जो समन आपको भेजा गया है और जो आपसे जानकारी हासिल करने की बात की गई है, उसमें यह प्रोटेक्शन लागू नहीं होता है। इसका मतलब अगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, तो पीएमएलए कानून के हिसाब से आपको जो संविधान में अधिकार दिया गया है आर्टिकल 20(3) में, आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि केजरीवाल साहब भागते फिर रहे हैं, बचते फिर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी रूप में मुझे ईडी से दूर रखा जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो फंस गए तो 3 बड़े समस्याएं उनके सामने हैं। पहला, जिस तरह से लगातार उन्होंने समन को इग्नोर किया है और अब तो कोर्ट को भी इग्नोर किया है, अपनी जितनी भी पावर्स हैं उनका मिसयूज करके, तो पहला ईडी का दलील ये होगी कि सर ये चांस है कि एब्सकॉन्ड हो जाए, फरार हो जाए, दोबारा हाथ ना आए, इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत होगी, इसलिए इनको बेल ना दी जाए। और अगर हिस्ट्री देखी जाएगी तो कोर्ट भी इस दलील को मान लेगा। इसका मतलब अगर एक बार जेल गए तो फिर मुश्किल ये हो जाएगी कि आपको बेल ना मिले। दूसरा, ये पूरा मुद्दा हाईकोर्ट में गया। इस समय पूरा का पूरा जो लीकर स्कैम है, मनीष सिसोदिया का केस, वो हाईकोर्ट में गया और वहां पे हाईकोर्ट ने साफ उनको बेल देने से मना कर दिया, ये कह के कि साहब इसमें
गड़बड़ दिखती है। यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल नहीं दी, ये कह के कि इस पूरे लीकर पॉलिसी में घपला हुआ है। अब सवाल ये है कि इस पूरी लीकर पॉलिसी का कर्ता धर्ता कौन? बगैर चीफ मिनिस्टर के आप पॉलिसी नहीं बदल सकते, बगैर कैबिनेट अप्रूवल के आप पॉलिसी नहीं लागू कर सकते। दोनों ही स्थिति में जो कैबिनेट है उसके मुखिया, राज्य सरकार के मुखिया, दोनों ही केजरीवाल। तीसरा, जहां तक मनी ट्रेल की बात है कि यह पैसा इलेक्शन में गया, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप है उसके मुखिया भी केजरीवाल। कुल मिला के सारी, जिसे कहते हैं ना, बक स्टॉप्स एट केजरीवाल टेबल, सारे रास्ते, सारे अपराध केजरीवाल की तरफ उंगली कर रहे हैं। और ये जब सब तरफ से घिर रहे हैं तो ये ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहे। ये अपने आप में ईडी के लिए एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा कोर्ट्स के सामने रखना कि इस व्यक्ति को बेल ना दी जाए क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं करता है। और बाकी जगह पे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह के बेल को मना कर दिया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं करप्शन के केसेस सामने दिख रहे हैं, आरोप दिख रहे हैं, एविडेंसेस दिख रहे हैं। कब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है, केजरीवाल की जरूरत है। अब मनीष सिसोदिया ने दोबारा एप्लीकेशन डाली है अपनी बेल के लिए। 21 तारीख को उस पर सुनवाई होनी। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या बोलता है। केजरीवाल साहब छठी बार गुनाह कर चुके हैं और जिसे कहते हैं ना कि गुनाह की फाइल मोटी होती जा रही। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। कई और मुद्दे सामने आएंगे, कई और इश्यूज सामने आएंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये बार बार तर्क देना कि ये समन इल्लीगल थे, मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट को भी अब चैलेंज करने लगे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पे अपने विचार बहुत क्लियरली रख दिए हैं। केजरीवाल साहब को शायद अपने लीगल जो एडवाइजर्स हैं उनसे प्रॉपर कंसल्ट भी करना चाहिए। आपका क्या विचार है दोस्तों इस पूरे मुद्दे पे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।